हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लावर अरेंजमेंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पुष्प विन्यास। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्लावर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। सो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्लावर अरेंजमेंट बेसिकली क्या है। इसका फ्लावर्स हम जानते हैं क्या होते हैं, फूल, और अरेंजमेंट उनको अरेंज करना, फूलों को अरेंज करना, उससे डेकोरेशन करना, अलग अलग तरीके से सजाना और इनका सजाकर अपने घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शंस हो, उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो एक अच्छा जो है वातावरण तैयार किया जाता है। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट में अगर देखा जाए तो जो फूल होते हैं वो एक फ्लावर अरेंजमेंट क्यों करते हैं, किसी भी फंक्शन में यूज़ क्यों करते हैं, त्योहारों में यूज़ करते हैं, देवताओं की पूजा में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि जो फूल होते हैं वो प्रेम का, सुख का, आनंद का, उत्साह का और उल्लास का प्रतीक माने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर फ्रेग्रेंस को फैलाते हैं, खुशबू फैलाते हैं, दूषित वातावरण को क्या कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, सुंदरता दिखाते हैं। सो ये सब चीज़ें फ्लावर करते हैं, ये काम है फ्लावर का। और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, ऐसा कोई मानव होगा जिसको फूल ना पसंद हो। ये ह्यूमन नेचर है कि फूलों जो प्रकृति से प्यार करते हैं, ह्यूमन नेचर है, हर किसी को प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा लगता है। ठीक है, सो ये आपका फ्लावर अरेंजमेंट, एक सिंपल सी बात कि फ्लावर क्या है, कैसा यूज़ है इनका और ये क्या करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इनको। सिंपल भाषा में अगर हम इसका अर्थ देखें कि फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है, पूरी बात, विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों, टहनियों, फूलदानों को कला के तत्व, आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो सिद्धांत है उसके आधार पर एक ऐसा सृजन करना जिससे कि अवसर की, कोई भी अवसर है, अवसर की, ठीक है, स्थान की, वस्तु की, ठीक है, अवसर की, स्थान की, वस्तु की, घर की सुंदरता एवं आकर्षण में कई गुना वृद्धि हो सके। आपने देखा होगा कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, मैरिज होती है, कुछ भी होता है, तो हम जो है वो फ्लावर डेकोरेशन करवाते हैं। स्टेज पर भी फ्लावर डेकोरेशन होता है, घरों में भी डेकोरेशन होता है। सो उससे क्या हो जाता है कि घर भी सुंदर दिखाई देता है और जो आकर्षण है वो कई गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। एक सिंपल नॉर्मली हम देखें तब, और वैसे भी घरों में पॉट वगैरह लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुंदरता दिखाते हैं, कई गुना आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा संपूर्ण वातावरण में प्रसन्नता व आनंद भर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं प्रसन्नता, आनंद का प्रतीक होते हैं, उल्लास का, खुशी का प्रतीक होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अर्थ क्या है। ठीक है, फूलों से मतलब है कोई भी फूल यूज़ करो, कोई पत्तियां यूज़ करो, कलियां हो गई, टहनियां हो गई, इन सब का यूज़ करते हैं और सुंदरता बिखेरते हैं। ये सब, ये है अर्थ फ्लावर अरेंजमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं उद्देश्य। वातावरण को सजीव, आकर्षक, लुभावना, सुंदर, मनोहारी एवं सुगंधित बनाना। उद्देश्य क्या है फूल यूज करने का, फ्लावर अरेंजमेंट का। एनवायरनमेंट को एक सजीवता प्रदान करना, एक जीवित वातावरण प्रदान करना, अट्रैक्शन, ठीक है, लुभावना, ब्यूटीफुल, मनोहारी और सुगंधित बनाना। मीन्स आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो वातावरण है उसको क्या बनाना, अच्छा बनाना, आकर्षित बनाना, जीवित बनाना। फ्लावर देखकर हर किसी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा हम पढ़ते हैं, पुष्प विन्यास मीन्स की फ्लावर अरेंजमेंट का जो हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसके अंदर एक छोटा सा बता रही हूँ आपको। जो आपके मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था तो जो आपके उसके साथ ही ये जो फ्लावर अरेंजमेंट आर्ट है इसका भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, डेवलप हुआ ये। और जो एंशियंट टाइम है, प्राचीन काल से ही लोग क्या करते थे, घरों में फ्लावर अरेंजमेंट करते थे, फूल पत्तियों से घर को सजाते थे। ठीक है, और रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इसमें भी क्या है आपके पुष्प सज्जा का वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और ये जो कला है, ये जो आर्ट है फ्लावर अरेंजमेंट, एक स्वतंत्र कला के रूप में इसको अपनाने
और मान्यता दिलाने का श्रेय जाता है रामायण महाभारत, इसमें भी ये सब चीज़ें दी गई है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, जापानियों ने, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जापानियों ने पुष्प सज्जा को स्कूली शिक्षा का रूप देकर संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पुष्प सज्जा जो थी, फ्लावर अरेंजमेंट, तो जो फ्लावर डेकोरेशन जो था, उसको शिक्षा का रूप किसने दिया? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वो दिया था जापानीज ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रचार प्रसार किया और इसको महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जापानियों ने पुष्प सज्जा से संबंधित क्या किया? अनेक विद्यालय खोले और साहित्य भी लिखे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जापानियों से रिलेटेड जो बताया गया कि इन्होंने स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित किया पुष्प सज्जा को, और विद्यालय भी खोले इससे संबंधित, और साहित्य भी इस पर लिखे गए कि फ्लावर अरेंजमेंट पर अलग अलग साहित्य दिए गए। ठीक है, और जब तक 20वीं सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी आई तो पूरा जो वर्ल्ड था उसमें पुष्प सज्जा काफ़ी क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके अलावा 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण विश्व में पुष्प सज्जा काफ़ी लोकप्रिय हुआ, और पूर्वी देशों में अगर पुष्प सज्जा का प्रचार प्रसार की बात करें तो वो आपके जाता है मठाधीशों को। ठीक है, ये है मठाधीशों, ये एक सही वर्ड है। ठीक है, इनको जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वी देशों में पुष्प सज्जा का प्रचार प्रसार जो है उसका श्रेय किसको जाता है? मठाधीशों को। ये आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पुष्प सज्जा के नियम। देखिए, कोई भी काम है अगर हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा लगता है। ठीक है, सो कोई भी काम करते हैं उसमें रूल्स होते हैं, सिस्टम होता है। सो पुष्प सज्जा के नियम देखते हैं क्या है कि किन नियमों को ध्यान में रखते हुए पुष्प सज्जा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, पुष्प सज्जा क्या है? पुष्प सज्जा एक सृजनात्मक कला है, बिल्कुल एक क्रिएटिव आर्ट है। अगर इसकी नॉलेज है तभी व्यक्ति इसको कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। पुष्प सज्जा एक क्रिएटिव आर्ट है जो व्यक्ति की रुचि, पसंद, ज्ञान, विवेक व अभ्यास पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अगर पुष्प सज्जा कर रहा है, उसकी रुचि किस पर है, किन फूलों में है, कैसी है, उसकी चॉइस क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसको कितना ज्ञान है इस चीज़ से रिलेटेड, कितना उसको विवेक है। ठीक है, और कितनी उसको प्रैक्टिस है। ठीक है, अभ्यास कितना है, तो उस पर निर्भर करता है। पुष्प विन्यास से सज्जा करता है कि व्यक्तित्व भावना का पता चलता है। ठीक है, पुष्प विन्यास, जब व्यक्ति पुष्प विन्यास की सज्जा करता है उससे क्या होता है? उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसकी भावना का पता चलता है। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम नियम क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट आता है स्थान का नियम। आप इसको सिर्फ समझिएगा। स्थान के नियम की अगर बात करें तो फ्लावर अरेंजमेंट करते समय स्थान का नियम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो फ्लावर अरेंजमेंट में जो भी कली है, ठीक है, जो भी फूल है, उनको एक प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, एक पर्याप्त स्थान मीन सफिशिएंट स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे के बीच में उनको डाल दिया जाए और उनकी सुंदरता छिप जाए, वो दिखाई भी ना दे और वो टेढ़ा हो जाए, गंदा लगे, देखने में सुंदर नहीं लगेगा। सो खूबसूरती और आकर्षण भी कम हो जाता है। तो प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। सरलता का नियम, सरलता के नियम में सरलता से विकास का बोध होता है। ठीक है, मीन्स रूल ऑफ सिंप्लिसिटी बोला जाता है इसे। देखिए, प्रकृति में सभी जगह पर क्या होती है? सरलता और सहजता देखने को मिलती है। जो भी चीज़ जितनी भी सरल होगी, जितनी इजी होगी, उतना ही वो आकर्षक लगेगी, उतनी ही वो सुंदर लगेगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ऐसे डाल दिया, वैसे डाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बीच में उठाकर डाल दी हैं, तो जटिलता और कलिष्टता का से शांति का भाव दिखाई नहीं देता। ऐसा लगेगा कि कुछ भी उठाया और उसको आपने डाल दिया। तो सरलता का नियम मीन्स कि कोई भी चीज़ जितनी इजी, जितनी सरल दिखाई देती है, जितना सिंपल दिखाई देता है, उतना ही वो आकर्षित लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, पात्र या फूलदान के माप का नियम। पात्र या फूलदान के माप का नियम मीन्स कि जब भी फ्लावर अरेंजमेंट हम करते हैं तब क्या ध्यान देना चाहिए कि जो आपका पॉट है, ठीक है, फूलदान को क्या बोलते हैं? पॉट बोलते हैं, फ्लावर पॉट बोला जाता है उसको। उसका आकार, ठीक है, उसका आकार कैसा है,
किसी भी आकार का हो, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके माप का ध्यान रखना चाहिए। और जितना उसका माप है उसके माप में क्या करना चाहिए, आधा जोड़ दो, ठीक है। तो उस लंबाई के और चौड़ाई के फूलों की उसमें सजावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये पॉट जो है ये तो है बड़ा, आपके फ्लावर्स यहाँ तक हैं, बस इतने इतने दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स छोटे हैं, या आपका पॉट है छोटा, फ्लावर्स इतने बड़े बड़े हैं। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके माप से आधा जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर आपका फ्लावर पॉट है, उसकी जो लंबाई अगर उसकी 6 है, ठीक है, उसकी चौड़ाई अगर 4 इंच है, ठीक है, तो आपको फ्लावर कितने इंच के लेने चाहिए, फ्लावर होने चाहिए आपके 9 इंचेस के, और आपकी चौड़ाई होनी चाहिए फ्लावर्स की 6 इंचेस की। तो इस तरह से ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टहनी लगाने का नियम, ठीक है, टहनी लगाने के नियम की अगर बात करें तो टहनी जो है वो हमेशा फ्लावर अरेंजमेंट के टाइम, फ्लावर डेकोरेशन के टाइम सेंटर से निकलनी चाहिए, हमेशा सेंटर से निकलनी चाहिए, ठीक है। ताकि वो क्या होता है कि जब फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो टहनी लगाने से पहले जो आपका ब्रेन है उसमें पूरी तरह से पुष्प व्यवस्था की रूपरेखा होनी चाहिए। अगर आप फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको एक माइंड में एक इमेज होनी चाहिए कि आपको किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, ताकि अट्रैक्टिव लगे। आपके अंदर एक कल्पना शक्ति होनी चाहिए, उस कल्पना शक्ति के आधार पर आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है, ठीक है, और उसके अनुरूप ही आपको क्या करनी है, पुष्प सज्जा करनी है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं, टहनियाँ आपस में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जब हम पुष्प सज्जा करते हैं, बुके देखा होगा आपने बनाते हैं, जब ये हम जो फ्लावर सेलर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, बुके जब वो बनाते हैं आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा सा उन्होंने तैयार किया होता है, कहीं पर भी कुछ भी उलझा हुआ नहीं होता, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो जो भी टहनियाँ यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के बीच में अटकी हुई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, मीन्स की उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो देखने में बुरी लगे, अच्छी नहीं लगे, ठीक है। टहनी विभिन्न लंबाई की हो, बिल्कुल टहनी जो है, जो भी टहनी यूज़ कर रहे हैं फ्लावर की, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग लंबाई की होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और उनको कभी भी समानांतर नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से समानांतर नहीं लगाना चाहिए। जो भी उनके कोण होते हैं उससे थोड़ा सा तिरछा लगाना चाहिए, ठीक है, कोण से थोड़ा सा तिरछा लगाना चाहिए, देन उसको सीधा करना चाहिए। तो वो इस तरह से थोड़ा देखने में अच्छी भी दिखाई देती हैं। झुकाकर तिरछा किया जाए तो वो देखने में अच्छी लगती हैं। और जो बिल्कुल सामने के भाग की जो टहनी होती है उसको क्या करना चाहिए, आपको बड़ी होनी चाहिए वो, ताकि वो देखने में अच्छी लगे। और जो एकदम चटक रंग जिनको बोला जाता है, सब जो बड़े बड़े फूल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उसके सेंटर में लगाना चाहिए, ठीक है। सो ये इस तरीके के ध्यान रखना चाहिए फ्लावर अरेंजमेंट में। नकली कृत्रिम फूलों को वर्ज्य समझना चाहिए, वर्ज्य आएगा यहाँ पर, वर्ज्य, ठीक है, मीन्स कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए पुष्प सज्जा में हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक फूल, ठीक है, पत्तियों, टहनियों, वो छोटे जो फूल होते हैं उनसे की जानी चाहिए। पुष्प सज्जा महंगी हो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक महंगे महंगे फूल ही यूज़ करने हैं, है ना। तो जो आपने देखा होगा रोड्स के आसपास बैठे होते हैं जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, या बाग बगीचे में लगे जो सिंपल से फूल भी होते हैं, सिंपल पत्तियाँ होती हैं, उनको भी अगर अच्छे से सेट किया जाए, अच्छे से उनको अरेंज किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि जो भी नकली, जो आर्टिफिशियल जो फूल हैं उनसे कभी भी जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक फूलों से सुंदरता, मौलिकता बढ़ती है और वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। त्रिभुज का रूप जैसे कि आपके इसमें व्यक्ति को आपके अनुभव, विवेक, बुद्धि, अभ्यास, ज्ञान, अध्ययन अर्जित करना ज़रूरी होता है, अर्जित करता है, क्योंकि फ्लावर अरेंजमेंट भी एक आर्ट है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपके एक्सपीरियंस जो होता है, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति जो होता है, उसकी अंगुलियां क्या काम करती हैं, एक सिंपल से फूल को भी, सिंपल सी टहनियों को, सिंपल सी पत्तियों को, सिंपल सी कलियों को भी एक बहुत सुंदर रूप प्रदान कर देती हैं, ठीक है। उससे वो बहुत अच्छा फ्लावर अरेंजमेंट कर देते हैं
कि उसको देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, लेकिन व्यक्ति जिनको फूलों की सज्जा करनी नहीं आती, ठीक है, तो वो फूलों की कमी या फिर पुष्प विन्यास में कठिनाइयां जिनको आती हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फूलों को त्रिभुजाकार रूप में सजा सकते हैं, जिससे वो देखने में सुंदर लगते हैं। तो त्रिभुज अगर रूप दे देंगे लाइक दिस, तो वो देखने में क्या लगेगा, सुंदर लगता है, ठीक है। विवेक का उपयोग, बिल्कुल इसमें बुद्धि का उपयोग किया जाता है। बिना बुद्धि के तो कोई भी काम संभव नहीं है, किसी भी तरह का आर्ट संभव नहीं है, ठीक है। तो विवेक का उपयोग किया जाता है, मीन्स की जो पुष्प सज्जा है वो क्या है, एक मौलिक कला भी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, पुष्प सज्जा सृजनात्मक कला है, पुष्प सज्जा मौलिक कला है, पुष्प सज्जा एक आर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके सुंदर कलात्मक पुष्प सज्जा कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर सहायक उपकरणों का अदृश्य होना। सहायक उपकरण कौन से होते हैं? सहायक उपकरण वो होते हैं जो एसेसरीज आप फ्लावर अरेंजमेंट के टाइम यूज़ कर रहे हैं। जो एसेसरीज आप यूज़ कर रहे हैं फ्लावर अरेंजमेंट के टाइम, उनको अदृश्य होना मीन्स कि उनको इनविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फ्लावर अरेंजमेंट के टाइम आपने जो पिन होल्डर है, कोई वायर है, कोई स्टेम होल्डर है, हेयर पिन है, कोई भी जो आपने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज़ किया हो, चाहे वो सहायक उपकरण जो है वो दिख रहे हों, वो विजिबल हो रहे हों, अगर वो विजिबल होंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सुंदरता में, आकर्षण में कमी आ जाएगी। सो ये जो चीज़ें होते हैं सहायक उपकरण, फ्लावर अरेंजमेंट में जो भी हम एक्सेसरी यूज़ करते हैं वो इनविजिबल होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि वो दिखाई देती हो, जो भी देखे तो वो सामने से उसको नज़र आ जाए, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, अदृश्य होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पुष्प विन्यास में कला के तत्वों का प्रयोग। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए मेरे साथ बने रहिए। आपको पेपर में हर वीडियो, मेरे द्वारा दिया गया हर वीडियो आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। सो चलिए देखते हैं आगे। पुष्प विन्यास में कला के तत्वों का प्रयोग। रेखा व आकार। देखिए पुष्प विन्यास में जो कला के तत्व हैं, ठीक है, जो आपके एलिमेंट ऑफ आर्ट हैं, उनका यूज़ किया जाता है। हमने गृह सज्जा का मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी जिसके अंदर कला के तत्व, सिद्धांत सब आएंगे, ठीक है। सो कला के तत्व और सिद्धांतों का हर जगह पर यूज़ किया जाता है जब सज्जा की जाती है, ठीक है। सो रेखा व आकार। पुष्प सज्जा में प्रयुक्त किए जाने वाले रेखा व आकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि चयन किए गए फूल, टहनियाँ, कलियाँ, पत्तियाँ, उनका रंग, रूप, बनावट किस तरह के है। बिल्कुल, जब हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये रेखा और आकार किस पर निर्भर करते हैं, पूरी तरह से हमने जो भी फ्लावर्स चूज़ किए, हमने जो टहनियाँ यूज़ की हैं फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, जो भी हमने कलियाँ यूज़ की, बड्स यूज़ किए हैं, जो हमने लीव्स यूज़ किए हैं, उनका रूप कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, सो उस पर डिपेंडेंट होता है। तथा यह फूलदान पर किस तरह के रेखीय बनावट देंगे। मीन्स कि ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उनकी बनावट कैसी है और कैसा फूलदान लेना है। अगर हम ऐसा फूलदान लेते हैं तो ये उसमें कैसा दिखाई देगा रखा हुआ। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होती है। लंबी चटकदार टहनियों से किसका प्रभाव होता है, प्रबलता का प्रभाव उजागर होता है। जो लंबी टहनियाँ होती हैं, स्ट्रेट, ठीक है, चटकदार होती हैं, प्रबलता का भाव देती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रकार की मध्यम टहनियाँ किस तरह का प्रभाव उजागर करती हैं, वो करती हैं आपके सुंदरता का, आनंददायकता का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अंतिम सिरे की फूल, कली, टहनियाँ किसका प्रभाव देती हैं, वो देती हैं आपके कोमलता का प्रभाव देती हैं। सो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, रेखा और आकार में, क्योंकि जो रेखाएं होती हैं वही अलग अलग तरीके का आकार देती हैं। आपको पता होगा कि रेखाओं से ही हम स्ट्रेट स्क्वायर बना सकते हैं, रेखाओं से ही हम ट्रायंगल बनाते हैं, रेखाओं से ही हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो रेखा ही है जो आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है बनावट। बनावट से मतलब क्या है कि जब भी फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है तो फ्लावर पोट, ठीक है, फ्लावर पोट
और आपके फ्लावर्स, ठीक है, इनकी बनावट कैसी है इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। फूल, पत्तियां, टहनियाँ, फूलदान, जो उनकी रचना है उसकी बारीक सतह पर निर्भर करती है, ठीक है। और फूलों से क्या करते हैं, अलग अलग तरह के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। कोमल, कठोर, मखमली, खुरदरी, भारी, ये सब चीज़ें जो है, बनावट क्या होता है कि जब हम टच करके देखते हैं उसको तो वो कोमल है, कठोर है, मखमली है, खुरदरा है, भारी है, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो जो कुछ आपके फूल होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, एकदम स्पंजी टाइप हमें जो एहसास देते हैं जब हम उनको टच करते हैं, फील होता है हमें कि एकदम स्पंजी। मखमली जो होते हैं कोमलता का एहसास करवाते हैं। इनमें कुछ आते हैं जैसे स्वीट पीज है, रोज़ है ना, पेनसी है, फ्लॉक्स है, इस तरह के कुछ फूल हैं जो मखमली एहसास देते हैं। नाजुक भी होते हैं, चिकनी सतह वाले होते हैं। और जब भी फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं इन कोमल फूलों से की जानी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, कांच की हल्की पतली चिकनी सतह वाले फूलदान उपयोग करने चाहिए। जब मखमली, जब सॉफ्ट तरह चिकनी सतह वाले जो हम फ्लावर का यूज़ करते हैं उसके लिए ग्लास का, लाइट वेट का, पतला और चिकनी सतह का फूलदान यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। और अगर आप जो फूल होता है और फूलदान होता है उनकी जो बनावट होती है वो एकता का भाव दिखाती है, एकता का भाव उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है, सज्जा में सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ये फूलों के अलावा जो आपके लीव्स होती हैं जिनसे हम अरेंजमेंट करते हैं, लीव्स का भी यूज़ करते हैं, वो मखमली हैं, चिकनी हैं, चिकनेपन का आभास करवाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कठोर और भारी फूल के भाव देने वाले जो फूल होते हैं, जैसे कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खुरदरे होते हैं हाथ लगाने पर, ठीक है, तो उनके लिए खुरदरी बनावट वाला ही फूलदान अच्छा लगता है। तो ये आज चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाले थे, बनावट, ठीक है। फूल और फूलदानों के बीच बनावट का आभास विपरीत अगर हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, मखमली फूल हैं, सॉफ्ट दिख रहे हैं, अगर उनको हम खुरदरे पॉट के अंदर सेट कर देंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते, आकर्षण कम हो जाता है। तो ये बात इसमें बताई गई है। रंग की बात करें तो जो आपके रूम का रंग है, सजावट को ध्यान में रखते टाइम हमें कलर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो रूम का कलर है, फूल और फूलदानों का रंग इस तरह से चयन किया जाना चाहिए कि जो रूम जो है उससे मिलता जुलता हो, ठीक है। जैसे अगर रूम में हल्के रंग है तो जो चटक रंग के फूलों का से सजा लेना चाहिए ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। रूम के अंदर जो लाइट कलर की वजह से नीरसता है, बोरियत है, वो थोड़ा दूर हो जाती है। मीन्स कि ऑपोजिट यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके अलावा देखिए चलते हैं, इसके अंदर 3 तरह के आते हैं रंग के अंदर। एक रंगीय योजना, समीपवर्ती रंग योजना, विपरीत रंग योजना। एक रंगीय योजना का मतलब क्या होता है कि एक रंग की योजना के अनुसार ही एक ही जो मेन कलर होता है, ठीक है, एक ही जो मेन कलर होता है उसी के शेड्स, ठीक है, उसी के टिंट को लेकर फ्लावर अरेंजमेंट करना चाहिए। जैसे लाल रंग के फूल से सज्जा करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके जैसे लाल रंग से सज्जा करनी है तो लाल जो बाहर की ओर, लाल तो बाहर की ओर तथा गहरा लाल मिड में सेंटर में दे दिया जाए, इस तरह से, मतलब लाइट डार्क कलर शेड्स और टिंट्स दे दिए जाए एक मेन कलर चूज करके, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर ज़्यादा गहरे रंग के फूल होते हैं तो वो क्या करते हैं, आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाते। सो एक रंगीय योजना। समीपवर्ती रंग योजना, इसमें क्या होता है कि फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो उन रंगों को अपन चूज करते हैं जो रंग जो आपका कलर स्कीम में आपने पढ़ा होगा, कलर साइकिल के अंदर समीपवर्ती, तो जो कलर आसपास रहते हैं, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट में रेड कलर को चुनना है तो उसके आसपास में जो रंग है, जैसे लाल रंग नारंगी है, लाल बैंगनी है, इस तरह से चूज करना। विपरीत एकदम ऑपोजिट चूज करना, मीन्स कि आपके रंग चक्र के स्थित जो विपरीत रंग है, ठीक है, आमने सामने के जो पीला बैंगनी हो गया, लाल हरा हो गया, नारंगी नीला हो गया, तो इस तरह से उनको चूज करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक रंग की प्रधानता। एक रंग की प्रधानता का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक रंग को ही मुख्य मान लिया जाए, ठीक है, एक रंग को मुख्य मान लिया जाए, मीन्स कि फूलों जैसे कि आपको एक रंगीय योजना को छोड़कर एक रंग की प्रधानता होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कि यदि कोई फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें लाल, पीले, नीले रंग के फूलों से करने हैं आपको फ्लावर अरेंजमेंट, तो उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर कलर, चाहे रेड हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो पीला हो, उसमें से एक कलर को आपको
मुख्य रंग बना लेना चाहिए। सो ये होता है एक रंग की प्रधानता। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पुष्प विन्यास में कला के सिद्धांतों का प्रयोग। अब कला के सिद्धांत, पहले हमने कला के तत्व पढ़े, अभी हम कला के सिद्धांत देखेंगे। इसके अंदर लय, एक समान गति अर्थात दृष्टि को निरंतरता का आभास देना। मीन्स कि जैसे ही फ्लावर अरेंजमेंट हुआ है उसको जब भी कोई देखता है तो एक समान गति से आंखें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर निरंतरता का आभास देती हैं। सो वो होता है लय। इसमें वक्राकार लय, आंखें एक स्थान से चलती हुई संपूर्ण व्यवस्था से होकर गुजरती हैं और सर्वाधिक सुंदर बिंदु पर आकर रुक जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब कोई भी हम कोई अरेंजमेंट देखते हैं उसके अंदर जब हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, आंखें जब हमारे पूरे किए हुए अरेंजमेंट को देख लेती हैं, चाहे फ्लावर अरेंजमेंट है, डेकोरेशन है, सो सबसे सुंदर जो बिंदु होता है वहाँ पर आकर जब हमारी आंखें रुक जाती हैं वो होता है वक्राकार लय बोलते हैं। ठीक है, विकीर्ण संबंधी लय, इसके अंदर क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर आपके आ जाता है इस प्रकार के पुष्प सज्जा में टहनियाँ जो होती हैं एक ही पर्टिकुलर बिंदु से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाकर फैल जाती हैं, लाइक दिस। ठीक है, एक बिंदु से निकलती हैं, विभिन्न दिशाओं में जाकर फैल जाती हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, गोलाकार, यहाँ आएगा गोलाकार, ठीक है, गोलाकार एवं त्रिभुजाकार रचनाओं में किया जाता है, जहां पर रेखाएं एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में छूटती हैं। एक पर्टिकुलर केंद्र, यहाँ से टहनियाँ निकलती हैं, अलग अलग जगह में फैल जाती हैं। ये तो विकीर्ण संबंधी लय। तिरछी लय सर्वाधिक उपयोगी है, लोकप्रिय है और सक्रिय लय है और इसमें गतिशीलता का भाव उत्पन्न होता है। सो ये आपके तिरछी लय की बात हो रही है। ठीक है, अनुपात, अनुपात को क्या बोलते हैं, संबंधों का नियम भी कहते हैं। अनुपात से मतलब होता है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो टेबल है, ठीक है, वो उसके ऊपर आपका टेबल का साइज तो है छोटा, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा फ्लावर पॉट रख दिया, तो ये अनुपात नहीं होता। अनुपात का ध्यान रखना चाहिए कि टेबल का साइज, पॉट का साइज, फ्लावर अरेंजमेंट, सब चीज़ें कैसी है, अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। संबंधों का नियम, एक दूसरे से संबंधित होना, मीन्स कि संबंधों का नियम मीन्स कि फ्लावर, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट में फूलदान जो का फूलों का आपस में एक दूसरे से टहनियों से, ठीक है, ये संबंध होता है, आपस में इनका गहरा संबंध होता है। और फूलदान में रखे जाने वाले जो स्थान होते हैं उससे पुष्प सज्जा का गहरा संबंध होता है। ये ध्यान रखना है कि आपका, मान लीजिए आपका रूम छोटा है, ठीक है, वहाँ पर आपने सिर्फ सजावट पर्पज से, रूम छोटा है आपका, वहाँ पर आपने सजावट पर्पज से यहाँ भी फ्लावर्स लगा दिए, यहाँ भी फ्लावर्स लगा दिए, आपका टेबल छोटा है, रूम छोटा है, बैठने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो अनुपात होना ज़रूरी है फ्लावर अरेंजमेंट करते समय। पॉट कितना बड़ा है, पीछे मैंने आपको बताया था कि पॉट के साइज़ को ध्यान में रखना है, फ्लावर के साइज़ को ध्यान में रखना है, ये अनुपात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देता है बल। बल होता है किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर जाकर ध्यान केंद्रित होना, उस पर बल देना, मीन्स स्थिरता प्रदान करने के लिए आसपास ही व्यवस्थित करके लगाया जाता है। मीन्स कि आपके जब फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, कोई भी डेकोरेशन करते हैं, सो उसमें एक बल प्रदान किया जाता है, स्थिरता प्रदान करने के लिए ही बल प्रदान किया जाता है। हमने देखा है डेकोरेशन को जब व्यवस्थित करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक बिंदु पर जाकर नज़र जो आती है, मतलब पर्टिकुलर उस बिंदु पर बल दे दिया जाता है, वहाँ के डेकोरेशन पर, वहाँ के कलर्स पर, वहाँ के आकार बनावट, हर चीज़ पर। ठीक है, ये होता है आपके बल। नेक्स्ट चलते हैं संतुलन। बिल्कुल संतुलन होना ज़रूरी है। ठीक है, संतुलन होना ज़रूरी है। संतुलन की बात करें, बैलेंस जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, बैलेंस, फ्लावर अरेंजमेंट को सुंदर बनाने के लिए, अलौकिक रूप प्रदान करने के लिए संतुलन पर बल दिया जाना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि संतुलन बना रहे, इस तरह से सजाना चाहिए फूलदान में फूलों को कि संतुलन बना रहे और उसका एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से पर भारी या बोझ लदा हुआ नहीं दिखना चाहिए। संतुलन, बैलेंस जिसको बोलते हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए। संतुलन लाने के लिए जैसे सबसे बड़ा फूल या सबसे लंबी तना को फूलदान के केंद्र बिंदु में ऊपर की ओर रखना चाहिए, मीन्स कि सबसे बड़ा फूल है, ऐसा नहीं हो कि फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं, बीच में ये छोटे छोटे फूल हैं, यहाँ साइड में एक बड़ा फूल टांग दिया, सो ये देखने में क्या लगेगा, ऑड लगेगा। तो आपको बड़ा फूल जो है उसको सेंटर में लगाकर साइडों में छोटे छोटे फूल लगाने चाहिए।
सो ये एक बैलेंस करता है पूरे जो सजावट है उसको। ठीक है, सबसे लंबी है, जो सबसे लंबा तना है उसको फूलदान के केंद्र बिंदु में ऊपर की ओर रखना चाहिए। सो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, पुष्प सज्जा में औपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस लाने के लिए फूलदान के दोनों ओर क्या करना चाहिए, एक रंग, आकार और भार के फूल, पत्तियों व कलियों को सजाना चाहिए। ये होता है औपचारिक संतुलन। ठीक है, और अनौपचारिक संतुलन के लिए क्या करना चाहिए, जो फूलों को इस तरह का जो पॉट होता है उसमें सजाया जाना चाहिए जिसमें दोनों ओर से देखने में क्या हो, समान भार प्रतीत हो, जिसके लिए क्या होता है, रेखा, आकार व रंग का उचित प्रयोग किया जाता है। संतुलन दो प्रकार का होता है इसके अंदर। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक में ध्यान रखिएगा, औपचारिक में क्या होता है और अनौपचारिक में क्या होता है। औपचारिक में दोनों ओर एक ही रंग, रूप, आकार, भार के फूल, पत्तियों का सजाना चाहिए, और अनौपचारिक के अंदर जो है वो आपके इसमें देखने में समान भार लगना चाहिए, और आपके इसके अंदर इस तरह से सजाएं कि दोनों ओर देखने में समान भार प्रतीत हो। इसके लिए रेखा, रंग, आकार का उचित और आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए, किसमें, अनौपचारिक में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक पुष्प विन्यास। इसका अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, कल के वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, आपको बहुत पेपर में हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।